यू ऑल नो हमने प्रोटीन स्टार्ट कर रखा था। हमें मालूम है प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोपॉलीमर्स होते हैं और इनको बनाने के लिए जिन मोनोमर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। मैंने आपको बताया भी था अल्फा अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें कार्बन है, कार्बन की जो पोजीशंस हैं उसमें एक तरफ लगा होता है COOH ग्रुप, एक तरफ लगा होता है NH2 ग्रुप, एक तरफ होता है H और एक तरफ होता है R। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो वेरिएबल चीज़ है वो है R। इसमें क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है वो है ग्लाइसिन GLY। उसके अंदर ये जो R होता है ये H होता है, जिसकी वजह से इसके दो पोजीशंस मैच कर जाती है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, लेकिन बाकी जो 25 अमीनो एसिड्स हैं उनमें सभी में जो कार्बन है वो कैसा होगा, कायरल होगा। उसमें R कुछ और ही है इनके अलावा, तो इस कारण से सारे के सारे जो स्पीसीज है वो कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आपको मालूम है हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम जल्दी से क्या लिखते थे, जनरली D प्लस ग्लूकोज हम लिखते थे। डी और एल का मतलब क्या था, हमने देखा था लास्ट से पहले वाला कार्बन चेक किया था, अगर उसका OH राइट साइड में था तो हमने क्या कहा था, डी। तो ऑलमोस्ट जितने भी शुगर्स थे वो सारे के सारे कैसे थे, डी थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होता है, अगर मैं जैसे सबसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ शुगर का, CHO कार्बन की चेन है, लास्ट में CH2OH, मान ले 3 कार्बन का ही ले लेते हैं, इसमें आपने लगाना है तो आप क्या करते हो, HOH लास्ट से पहले वाले कार्बन का OH देख रहे हो आप किस साइड आ रखा है, राइट साइड में आ रखा है, तो आपने इसको क्या कह दिया, डी। अगर मुझे इसका एल बनाना होगा तो क्या कहेंगे हम, इसको उठा करके यहाँ ले जाएंगे। अगर मैं इसी को फॉर्मेट जो है प्रोटीन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो COOH है, मैंने इसको अप्लाई किया COOH, ये C हो गया है। ठीक है, नीचे R लगा हुआ है। अब रह गया मेरे पास H और NH2। जितने भी शुगर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट D सीरीज के होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन्स के अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो जनरली L सीरीज के होते हैं। L सीरीज का मतलब जो H है वो जो है इधर आएगा और NH2 जो है ये किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में। अगर NH2 आता राइट साइड में तो ये हो जाता है D सीरीज का, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है ये कौन से टाइप का होता है, L टाइप का होता है, बिकॉज जो इसमें NH2 है वो किस साइड में आ रखा है, लेफ्ट साइड में आ रखा है। क्लियर हुआ। तो जो शुगर्स हैं वो जनरली D सीरीज की होती है, D टाइप की होती है, और जो हमारे पास अमीनो एसिड्स है वो जनरली कैसे होते हैं, L टाइप के होते हैं। दूसरी बात, तो ये हमारे पास हो गए L अमीनो एसिड्स। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हो NH2CHRCOOH, तो यहाँ से क्या होगा, ये अपना H+ क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ये H+ को गेन कर लेगा। कल मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, तो ये क्या कर देगा, H+ रिलीज कर देगा, H+ ही गेन कर लेगा। अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जिसमें दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो वहां पर क्या होता है, एसिड वाला अपना H+ रिलीज कर देता है, बेस H+ को गेन कर लेता है और वो एग्जिस्ट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन। ठीक है, इसको आप कैसे दिखाओगे, H+ इसने गेन कर लिया तो ये क्या बन गया, NH3 प्लस CHR COO माइनस, NH3 प्लस CHR COO माइनस, ये आपके पास बन करके आएगा। तो ये जो हमारे पास स्पीसीज है इसको हम क्या कह रहे हैं, ज्विटर आयन, या इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइपोलर आयन। ये जो स्पीसीज होती है ना, अब यहाँ पर दो चार्जेस होने की वजह से दूसरे के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये एग्जिस्ट कर देता है क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में मेनली मिलता है, और सॉलिड स्टेट भी कौन सा है, क्रिस्टलाइन होता है और एक अमॉर्फस होता है। तो इसमें जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। तो हमने इसको कहा कि जितने भी हमारे पास ये ज्विटर आयंस होते हैं, जितने भी हमारे पास ये ज्विटर आयंस होते हैं, डाइपोलर आयंस होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, बिकॉज चार्जेस होने की वजह से दूसरे के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पैकिंग क्लोज हो जाती है, इस कारण से ये जो है एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसलिए तोड़ना इनको मुश्किल होता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कैसा हो जाता है, हाई। इन सभी का जो है मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, और जल्दी सी वेपर्स में कन्वर्ट होते नहीं है, इसलिए नेचर वाइज कैसे हो जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए जल्दी सी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए नेचर वाइज कैसे हो जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं कि ये जो है वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, तो ग्रुप्स ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत ये सॉल्युबिलिटी शो कर लेते हैं, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, क्योंकि यहाँ पर भी पोलैरिटी है, तो ये जो है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात,
यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट भी क्या आएगा इनका, हाई, बिकॉज ऑफ द चार्जेस डायपोल मोमेंट भी कैसा आएगा, हाई। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं उनकी बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तो इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैं उसकी बात कर लेती हूँ। जैसे आपको मालूम है इसके अंदर एसिडिटी भी पार्ट है, एसिडिक पार्ट भी था, इसमें बेसिक पार्ट भी था, और इसने H प्लस को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, इसने H प्लस गेन कर दिया। नाउ अब जो एसिडिक पार्ट है, अब ये जो है एसिडिक नेचर का हो गया है। अगर ज्यूटर आयंस की बात करते तो ये, और ये कैसा नेचर का हो गया, बेसिक। क्यों, अब ये H प्लस गेन कर सकता है और ये H प्लस को गेन कर सकता है। ये H प्लस लूज करेगा और ये H प्लस को गेन करेगा। जो H प्लस लूज कर देगा वो एसिड है, जो H प्लस गेन कर लेगा वो बेस है। तो ये एसिडिक पार्ट और ये बेसिक पार्ट होने की वजह से जो इनका एसिडिटी कांस्टेंट है, एसिडिटी कांस्टेंट Ka और बेसिसिटी कांस्टेंट Kb, ये दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, काफी लो। मतलब जो ज्यूटर आयंस होते हैं वो नेचर बाय सॉलिड होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से, चार्जेस की वजह से उनका डायपोल मोमेंट हाई होता है। लेकिन क्या हो गया है, पहले एसिडिक पार्ट ये था, बेसिक पार्ट ये था, इसने अपना H प्लस इसको दे दिया। नाउ ये बन गया है NH3 प्लस CHrCOO माइनस। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसका एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट काफी लो है। क्वेश्चन आता है कि क्यों लो है, क्योंकि इसके अंदर अब ये एसिडिक नेचर कौन सा है, NH3 प्लस की वजह से है, और बेसिक पार्ट कौन है, CO माइनस है। अब ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये H प्लस को गेन करेगा, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो है एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यूज क्या मिलेगी हमें, काफी कम। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसकी बात करती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, कहता है ये हमारे पास ज्यूटर आयन है, डाइपोलर आयन है, इसके ऊपर आपको पीएच का इफेक्ट समझाना है। पीएच का इफेक्ट मतलब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर पीएच क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पीएच इंक्रीज कर रहे हैं। पीएच कम करने का मतलब पार्ट कौन सा हो गया, एसिडिक, मतलब हम H प्लस क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं इसको। ठीक है, और पीएच ज्यादा करने का मतलब पार्ट कौन सा हो गया, बेसिक, कंडीशंस हो गई बेसिक। तो इसका मतलब हम इसको अब की बार OH माइनस दे रहे हैं, तो क्या होगा, जनरली ये जो है एक तरह से न्यूट्रल पर है। ठीक है, पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल के आसपास कुछ होता है, लेकिन मान लेते हैं हम ये न्यूट्रल पे है। अब हम पीएच कम करें तो क्या होगा, पीएच ज्यादा करें तो क्या होगा। जैसे हम लगभग कहते हैं 7 पे पीएच पे न्यूट्रल होता है, तो मान लेते हैं लगभग 7 के आसपास है, तो 7 से कम करते तो क्या होगा, 7 से ज्यादा करते तो क्या होगा। तो देखो, अब आप इसमें H प्लस डाल रहे हो, H प्लस डालेंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव, ये नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, NH3 प्लस CHrCOOH। ये H जाकर के जुड़ गया CO माइनस के साथ, ये बन गया COOH। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो इसके अंदर आप चार्ज कौन सा बच गया, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मतलब कि कटायन, ये बच गया हमारे पास कटायन। और अगर मैं क्या करती हूँ, OH माइनस डालती हूँ, तो OH माइनस जाके किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से। प्लस वाले में क्या है, NH3 प्लस, तो इसमें से H प्लस निकलेगा, OH माइनस के साथ जुड़ेगा, वाटर बना देगा। तो चीज क्या बन गई, यहाँ पर क्या बच गया, NH2 CHrCOO माइनस। क्लियर हुआ, OH माइनस जाके इससे H प्लस ले लेगा, वाटर बना लेगा, NH2 बच गया, CHrCOO माइनस। अब इस कंपाउंड में चेक करके देखें, तो चार्ज कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 9। मतलब जो ज्यूटर आयन है उसमें दोनों चार्जेस होते हैं, लेकिन एज वी डिक्रीज द पीएच तो यहाँ पर चार्ज रह जाता है पॉजिटिव कटायन। अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो चार्ज आ जाता है नेगेटिव अनायन। अब आता है कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। तो आपको मालूम है कटायन मूव टुवर्ड्स दी कैथोड, अनायन मूव टुवर्ड्स दी एनोड। जैसे ही हम अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो स्पीसीज है ये मूव करेगी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और जो ये स्पीसीज है ये किसकी तरफ मूव करेगी, एनोड की तरफ।
तो अगर हमसे कोई बात करता है ज्यूटेरायन की, तो ज्यूटेरायन कहाँ को मूव करेगा? यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो एनोड जा रहा है, तो यहाँ पर तो कोई चार्जेस ही नहीं है, क्योंकि चार्जेस आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। देयर इज नो नेट माइग्रेशन टुवर्ड्स दी एनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ना ही ये कैथोड की तरफ जाएगा, ना ही ये एनोड की तरफ जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें जो है ये ज्यूटेरायन है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ये कहीं नहीं जाएगा। अगर हम पीएच कम कर देंगे उससे तो क्या होगा, ये कैथोड की तरफ चला जाएगा। अगर हम पीएच ज्यादा कर देंगे तो ये एनोड की तरफ चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको एग्जाम्पल ग्लाइसिन के लिए लेके बताती हूँ। ग्लाइसिन में आर की जगह क्या आता है, एच। ठीक है, तो ग्लाइसिन का ये जो पीएच है ना, ये है 6.1, 7 से थोड़ा सा कम, 6.1। अगर इस 6.1 को आप क्या करते हो, और भी कम करते हो, तो ये कैथोड की तरफ चला जाएगा। अगर 6.1 से ज्यादा करते हो तो ये एनोड की तरफ चला जाएगा। बट एट पर्टिकुलर पॉइंट 6.1 pH देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ दिस ज्यूटेरायन टुवर्ड्स दी कैथोड और एनोड, ये किसी तरफ नहीं जाएगा। तो दिस pH इज नॉन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, represented as PI। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है जहां पर अमीनो एसिड जो है वो किसी भी रॉड की तरफ मूव नहीं करेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे रह जाएगा। तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफेक्ट ऑफ पीएच आ जाए, जैसा भी आता है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रोटीन्स कितने टाइप की, कई तरह से प्रोटीन से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो पहला हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है, और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने अमीनो एसिड्स लेने हैं, उनको आपने जोड़ते जाना है और एक चेन बना देनी है। ऐसे आप कई सारी चेन्स ऊपर नीचे रख दो। जैसे आप देख सकते हो अपने नेल्स के अंदर, अगर हम हमारे नेल्स को चेक करते हैं तो नेल्स के अंदर जो है लाइनें होती हैं। एक्चुअली में जो ये लाइन्स हैं ये फाइब्रस प्रोटीन की बनी हुई है। इसमें सारी लाइन्स एक दूसरे के ऊपर लगी, कोई बॉन्डिंग नहीं है, बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। इन जो सिंगल लीनियर चेन्स हैं, धागे की जैसे पतली पतली जो है चेन्स है हमारे पास, और इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। एक दूसरे के ऊपर रखने से ही जो है इनके अंदर बीच में जो है एक तरह का अट्रैक्शन क्रिएट होने लगा है, चाहे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वो सल्फर सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज हो, कैसे भी एक दूसरे को ऊपर रखने से क्या हो गया है, इनकी जो पैकिंग है वो क्लोज हो गई है। नेचर वाइज ये कैसा हो गया है, टफ हो गया है, और जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन कैसा हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना मुश्किल हो गया है। इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कैसा हो गया है, हाई। यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया है वो हाई हो गया, रीजन मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको बात करती हूँ इसका कि वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, तो जैसे हमारी स्किन वो वाटर में इनसॉल्युबल है, जैसे हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, ठीक है, हमारी मसल्स में जो भी प्रोटीन्स है वो सारी की सारी प्रोटीन्स कैसी है, फाइब्रस। तो फाइब्रस प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर लीनियर इन शेप, दे आर स्टैक अप ओवर वन अनदर and forming a close structure. That's why it becomes more and more tough. Its melting point is high. It is insoluble in water. ठीक है, और जल्दी से अगर मैं बात करती हूँ तो इनके ऊपर किसी चीज का, टेम्परेचर का, पीएच का, किसी चीज का जल्दी से इफेक्ट नहीं होगा। दे आर नॉट इजिली इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ पीएच। रीजन मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया ये कहाँ पर होती है, हमारे जैसे स्किन में, हमारे हेयर्स में, हमारे मसल्स में प्रोटीन होते हैं मायोसिन, ठीक है, स्किन में, हेयर्स में होती है हमारी कैराटीन। तो इस तरह से जो है बहुत जगह पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और मैंने आपको बताया कि फाइब्रस प्रोटीन्स होती क्या है, इसमें सारी सारी चेन्स जो है सीधी सीधी लगी होती है। तो ये होता है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ये ऐसी नहीं होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो फोल्डेड होती हैं, ये तो सीधी सीधी है,
उसमें क्या करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स को पूरा का पूरा फोल्ड कर देते हैं, जैसे सीधी ना होकर के ना इस तरीके से जो है एक ये कह सकते हैं गुच्छा सा बन जाएगा, स्फेरॉइडल एक स्फीयर सा जो है तैयार हो गया है। इस तरीके से जो है एक चेन्स जो है वो फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर के एक स्फेरॉइडल शेप, एक स्फीयर का जैसा स्ट्रक्चर जो है, पर्टिकुलर स्फीयर तो नहीं कह सकते हैं, उस तरह का शेप जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है। और पता है क्या होता है, जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना तो देखो दो हिस्से होते हैं, एक होता है पोलर पार्ट और एक होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पार्ट तो चला जाता है अंदर की तरफ और जो पोलर पार्ट होता है वो बाहर की तरफ रह जाता है। मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर फोल्डेड इन नेचर and its folding is in such a way that the non-polar part pushed inside and the polar part pushed outsides। ठीक है ना, तो ये वाटर का जो पोलर पार्ट है ये तो बाहर को रह जाएगा और नॉन पोलर पार्ट जो है अंदर को हो जाएगा, जिसकी वजह से जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो वाटर कैसा होता है, वाटर भी पोलर होता है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। और अगर हमने इसके ऊपर ज़्यादा हमने क्या किया, टेम्परेचर का रोल प्ले कराया, पीएच का रोल प्ले कराया, तो ये भी जो है क्या कर देगा, इसको अफेक्ट करेगा। कैसे, दे आर वेरी सेंसिटिव। जैसे हम इसको डालेंगे टेम्परेचर पीएच में तो इसकी जो ये फोल्डिंग है ना, जितना गर्म करते जाओगे उतना खुलना शुरू हो जाएगी, खुलते चली जाएंगी और फिर ग्लोबुलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको टेम्परेचर पीएच से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर एंड पीएच। क्या इफेक्ट होगा, मैंने आपको बताया कि जो इसकी फोल्डिंग है वो इट बिकम्स अनफोल्ड, वो अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है दे आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज इट्स पोलर पार्ट इज आउटसाइड, दैट्स व्हाई इट इजीली इंटरेक्ट्स विद द वाटर एंड इट इज समवट इन स्फेरॉइडल इन शेप ड्यू टू द फोल्डिंग नेचर। और अब मैं बात करती हूँ कि ये जो हमारे पास ये प्रोटीन है एक्चुअली में होती कहाँ है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहाँ से मिलती हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड में हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो कैसी है, ग्लोबुलर है, ठीक है। हम मिल्क लेते हैं, मिल्क में भी प्रोटीन है, केसिन, ठीक है, वो भी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। हम एग लेते हैं, एग में भी प्रोटीन है, लैक्टोएल्बुमिन, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, जैसे एल्ब्यूमिन भी कह सकते हैं, एल्ब्यूमिन जो हमारी प्रोटीन है वो भी जो है वो कैसी है, नेचर वाइज ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर हम इनको जो है करते हैं तो ये क्या होगा, अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएगी अगर हमने ज़्यादा गर्म किया तो बहुत सारे एंजाइम्स की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे जो है हार्मोन्स की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसकी बनी होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बनी होती है। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर भी जो है क्या होती है, आपस में इस तरीके से होता है कि इनके बीच में इंटरेक्शन क्रिएट हो जाती है। वो इंटरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वंडरवॉल इंटरेक्शन हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है नेचर वाइज ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये कि वो फोल्ड हो जाता है। समझ में आया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती है, जबकि जो फाइब्रस होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट चेन होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एक चेन भी ले सकते हो आप, एक से ज़्यादा चेन भी ले सकते हो। जो चेन्स आप ले रहे हो उन चेन्स को आप, जैसे अब यहाँ पर कई सारी चेन ले रखी है तो आप फोल्डिंग के टाइम पे एक चेन भी ले सकते हो, ज़्यादा चेन्स भी ले सकते हो। जो चेन्स आप लेते हो इनको सब यूनिट या प्रोटोमर्स भी कहा जाता है, सब यूनिट्स या प्रोटोमर्स या सब यूनिट्स, जो भी हम चेन लेंगे जिसको हम फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम प्रोटोमर्स या सब यूनिट्स भी कह सकते हैं। सबकी अपनी अपनी शेप होती है, फोल्डिंग के बाद जो है वो चेंज होता हुआ चला जाता है। तो ये हमने जो है पहला क्लासिफिकेशन किया है। आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने होंगे क्लासिफिकेशन में। पहला पॉइंट हमने पढ़ा फाइब्रस और ग्लोबुलर का ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर। मेन क्लासिफिकेशन तो यही था, इसके अलावा आप दूसरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो मेन तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स के हिसाब से देख रहे हैं। मतलब जैसे हमने प्रोटीन को पानी में डाला तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएं तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके हिसाब से जो है हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो 3 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो पहला होता है हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। 3 तरह के होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो नेचर काफी सिंपल है, जिनका अगर हम वाटर में डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो इट विल गिव ओनली द अल्फा अमीनो एसिड्स। तो हमें क्या देंगे, सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। वो तो हमारे पास हो गया सिंपल अमीनो एसिड। जैसे हम कहते हैं हमारी स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में जो है केराटिन, वो क्या है, सिंपल अमीनो एसिड, सिंपल प्रोटीन है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल जो है अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे।
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, जिसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें अल्फा अमीनो एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये तो प्रोटीनेशियस पार्ट हो गया, प्लस इसमें क्या मिलता है, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकता है, एक्चुअली मैंने उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते तो हम क्या है, दो नाम होते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके अंदर नाम होते हैं। लेकिन जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये हमारे पास फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स तो है, प्रोटीन तोड़ेंगे तो अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा ही मिलेगा, ये तो अल्फा अमीनो एसिड देगा। ये लाइपो क्या है, लाइपो टर्म कम फ्रॉम लिपिड, लिपिड मतलब फैट, मतलब अल्फा अमीनो एसिड के साथ साथ हमें फैट भी मिल रहा है, तो ये तो प्रोटीन पार्ट हो गया, और ये कैसा हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो वही बात है, प्रोटीन तो अल्फा अमीनो एसिड देगा, ग्लाइको मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा है। तो इस तरह से जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने के ऊपर जो है हमें क्या दे रहे हैं, प्रोटीनेशियस पार्ट प्लस सम नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। एक्चुअली में क्यों अटैच किया जाता है, वो इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रोटीन्स की एक्टिविटी को और भी ज्यादा कंट्रोल कर सके, प्रोटीन्स को जहां और एक्टिव बनाना है तो वहां और एक्टिव बना सके। इसकी यूजफुलनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। मैंने आपको बताया नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट डिपेंड करता है कि कैसे जुड़ा है, टाइट बॉन्डिंग से या कि लूज बॉन्डिंग से, उसके हिसाब से जो है इसको कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तो इतना ही समझ सकते हैं हम। उसके बाद आता है ड्राइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से डेरिवेटिव। ठीक है, जो भी हमारी प्रोटीन्स है, जैसे सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जो भी हमारे पास प्रोटीन है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ना पूरा हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पा रहा है। जैसे सिंपल प्रोटीन हमने लिया, सिंपल प्रोटीन का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर ऐड करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फा अमीनो एसिड मिलना चाहिए, लेकिन अल्फा अमीनो एसिड नहीं मिल रहा है। ये तो क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, हमने क्या करा है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोटीन पहले क्या बना रहा है, प्रोटियोज, कुछ बीच में टर्म्स आती हैं, प्रोटियोज, पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड। जैसे मैंने आपको बताया था, 2 जोड़ते हो तो डाइपेप्टाइड, 3 जोड़ते हो ट्राइपेप्टाइड, 10 तक जोड़ते हो तो ऑलिगोपेप्टाइड, बहुत सारे जोड़ रहे हो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स को जोड़ रहे हो तो पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स को जोड़ रहे हो तो प्रोटियोज, प्रोटियोज को जोड़ रहे हो तो प्रोटीन। ठीक है, तो जब हम कहते हैं सिंपल की हमने कोई भी आप प्रोटीन लो, चाहे सिंपल प्रोटीन लो, चाहे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन लो, जैसे उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो दिस हाइड्रोलाइसिस इज पार्शियल। तो हमें जो भी बीच में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड से पहले, जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दे आर द ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो ड्राइव्ड प्रोटीन्स वो होती हैं जो क्या कर रही हैं, प्रोटियोज, पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, ये फॉर्मेशन हो रही है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो मेन तो हमारे पास ये वैसे तो 2 ही हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। ये तो हाइड्रोलाइसिस के हिसाब से बताया गया है, ड्राइव्ड प्रोटीन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मेन जो है हमारे पास पहला ही था फाइब्रस और ग्लोबुलर। इसके बाद आते हैं हम एक और टॉपिक के ऊपर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करते तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और इसको हम एक बार में स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके जो है लेवल्स बना दिए गए हैं, 4 लेवल्स। प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हाईली कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर।